दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। आज एक गंभीर विषय पर चर्चा होगी। यूक्रेन संकट से आप सभी लोग अवगत हैं और यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी, यूक्रेन में गए भारतीय छात्र वहां फंसे हैं, सरकार वापस ला रही है, बच्चों को कुछ परेशानी हुई, इन सभी मुद्दों को लेकर आप वाकिफ़ हैं। अब तक करीब 17,000 के आसपास वहाँ से भारतीय लाए जा चुके हैं विभिन्न माध्यमों से। करीब 3-3,500 बच्चे अभी वहाँ बताया जा रहा है कि फंसे हैं। इस बीच एक मुद्दा यह गंभीर तौर पर उठा कि आखिर भारतीय बच्चों को यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई के लिए क्यों जाना पड़ता है। वह कौन बच्चे हैं जिन्हें यूक्रेन में जाना पड़ता है। क्या भारतीय मेडिकल व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन इतनी खराब है या इतनी कठिन है, या और भी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से यूक्रेन में भारतीय बच्चों को जाना पड़ता है। आरक्षण का मुद्दा भी इसमें एक उठा है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा भी काफ़ी गंभीरता से उठा, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आज हैं लर्निंग फोरम कोचिंग इंस्टीट्यूट कल्याणी देवी मीरापुर के प्रवीण तिवारी जी और मेडिका IIT विंग कटरा के आनंद देव मिश्रा जी। आनंद जी, आप नीट की कोचिंग चलाते हैं, नीट के तैयारी बच्चों को कराते हैं। ऐसी कौन सी वजह है जो बच्चों को यहाँ से यूक्रेन में जाकर एडमिशन लेना पड़ता है? क्या वैसी वजहें हो सकती हैं? अगर वजह देखा जाए, मुद्दे की बात किया जाए तो सबसे मेन वजह जो है वो है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर में होता क्या है कि यहाँ पे इंडिया में नंबर ऑफ सीट मेडिकल की कम है, गवर्नमेंट सीट भी कम है। गवर्नमेंट सीट 88 से 90 हज़ार के आसपास है, और अगर प्राइवेट सीट की बात करें तो प्राइवेट सीट भी यहाँ पे कम है। तो होता क्या है, बच्चा जब तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, कट ऑफ थोड़ा अब ज़्यादा जाने लगा है। जनरल कैंडिडेट का 600 प्लस और OBC कैंडिडेट का 580 प्लस, और अगर SC कैंडिडेट की बात करें तो 450 प्लस जाने लगा है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट कम होने की वजह से बच्चा उस एग्ज़ाम को जो है निकाल तो पाता नहीं है, लेकिन उसके जो एक क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं उस मार्क्स के आधार पे वो जाता है फ़ॉरेन में एडमिशन लेने। फ़ॉरेन में कई कंट्री करवाते हैं। यहाँ तक अगर इंडिया की बात करें जहाँ तक, तो यहाँ के जो बच्चे जाते हैं वो रसिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, चाइना जाते हैं। इन जगहों पे जाके वो एडमिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो आसानी से फ़ीस पे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कम है। इस वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं। प्रवीण जी, आनंद जी ने बताया कि एक फीस स्ट्रक्चर एक मामला है, तो क्या केवल फीस कम होने की वजह से लोग वहाँ जाते हैं, या वहाँ पढ़ाई आसान है, मेडिकल एजुकेशन वहाँ की भारतीय जो मेडिकल एजुकेशन है उसकी अपेक्षा सरल है, इसलिए वहाँ बच्चे जाते हैं? क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले नमस्कार करना चाहेंगे सभी साथियों को जो देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे होंगे, जो स्टूडेंट रहे हैं, जो आगे होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो आनंद सर ने कहा उस बात से कम्प्लीटली एग्री करते हैं कि सबसे पहला कोई भी एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहले आदमी अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखता है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि डिफ़िकल्टी लेवल, बिल्कुल जैसा कि हम लोग जनरली देखते हैं कि WHO कहता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जो कि इटसेल्फ अगर आप देखें जिस तरीके से लोगों के अंदर बीमारियां हैं, अगर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर है तो पहले तो वही कम है, और इंडिया में अपने यहाँ हम वो उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो रीज़न है कि मेडिकल सीट्स, सबसे पहली बात कि डॉक्टर तो तब बनेगा, पहले तो पढ़ाई करें। अब पढ़ाई करने के बाद जितने क्वालिफाई होंगे, फिर वो किस लेवल की पढ़ाई करते हैं, फिर वो कितना अच्छा डॉक्टर बनता है। फिर मुद्दा आता है कि अच्छा बाहर क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीट कम है। अब हमको दिख रहा है कि हमको डॉक्टर्स की ज़रूरत ज़्यादा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अगर वो एवरेज से अच्छा डॉक्टर है, उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपनी लाइफ को भी नहीं देख पाता। लोग उसको इतना प्रेशर करते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो उसको देख करके बच्चों को लगता है हाँ, अगर हम अच्छा कुछ कर सकते हैं तो हो सकता है अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे इस टाइम पे काफ़ी चल रहा है कि लोग वहाँ पे जाते हैं, सेटल होना चाहते हैं। बिल्कुल कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो अपना इंडियन कल्चर रहा है कि मातृभक्ति और देश में रहने की जो इच्छा रहती है लोगों की, तो उन डॉक्टर्स को देख करके रहती है कि हाँ हम कैसे करें। तो लोगों के बाहर जाने की जो मजबूरी है मेरे हिसाब से वो अपने यहाँ मेडिकल सीट का कम होना है। मेडिकल सीट और होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है
ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर खर्चे की बात करें तो ऑन द रिकॉर्ड ढेर सारी बातें अभी हम अपने पास घूम रही हैं, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि जो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं 20 से 25 लाख में हम MBBS की बात करें तो करा दे रहे हैं, मेडिकल कोर्सेज कंप्लीट करा रहे हैं। आनंद जी ने फीस स्ट्रक्चर की बात कही। हम ये जानना चाह रहे थे, क्या यूक्रेन में जो मेडिकल एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड या वहाँ जो तौर तरीका है पढ़ाने का, वह भारतीय मेडिकल एजुकेशन की अपेक्षा कोई फ़र्क है, वहाँ आसान है, इसलिए बच्चे जाते हैं फीस के अलावा? ठीक, वहाँ पे हाँ एक चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पर जाएगा कौन, बोले जिसको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। तो एक श्योर सी बात जो निकल के आती है एज अ टीचर, जो हम लोग देखते हैं कि भाई हम किसको बोलेंगे कि भैया आप नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, बोलेगा वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह ऑप्शन देखेगा। अगर किसको अपने घर में सुविधा मिलेगी वो दूसरे के यहाँ नहीं जाएगा। अब उसको नहीं मिल रही है, नहीं मिलने का कारण है कि मेरिट, वो मेरिट में फाइट नहीं कर रहा है। जो भी हमारे पास 90,000 के आसपास सीटें हैं मेडिकल कॉलेज की, उसमें वो फाइट नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर है कि वो कहीं जा कर के पढ़ाई करता है। इसका मतलब वहाँ एडमिशन मिल रहा, वहाँ तो चीज़ें कुछ आसान है, जो कि डेटा से और प्रैक्टिस से भी निकल के आ रहा है। आनंद जी, वहाँ जो बच्चे जाते हैं उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की बहस चल रही है कि वो बच्चे वहाँ जा रहे हैं जो भारत में नीट की परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो कट ऑफ, मेरिट कट ऑफ है उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वो जाते तो हैं, लेकिन वो बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो में सफल नहीं होते लेकिन नहीं जा पाते हैं, अच्छा नंबर रहता तो भी नहीं जा पाते हैं। तो वही बच्चे वहाँ जाते हैं जिनके परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत है। वहाँ का खर्चा अगर 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख भी है तो वो 30-35 लाख रुपए उठा सकते हैं, वो जाते हैं। तो उसके पीछे एक तर्क बताया जा रहा है कि नहीं, वो विदेश भ्रमण का भी एक मसला है। तो ऐसे परिवार के लोग उठा भेजते हैं कि भाई चलो मेरा बच्चा डॉक्टर का टैग लगा करके वापस आएगा, तो ये क्या मामला है? अगर ये देखा जाए जो आप कह रहे हैं, इसमें बेसिकली जो देखा जाए वो जो डॉक्टर कोई होता है वो अपने बच्चे को भेजता है ईजिली वे में कि हाँ मैं हूँ, मेरा एक बैकअप है और मेरा बच्चा जाएगा वहाँ से डिग्री लेके आएगा, तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे कंफर्ट रहेंगी। लेकिन अगर कोई बच्चा, जैसे आपने पूछा कि क्या वजह है शिक्षा के मामले में इंडिया और फॉरेन कंट्री की, तो मैं बता दूं कि मेडिकल की पढ़ाई में अगर हम बात करें इंडिया की और फॉरेन कंट्री की, तो मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में बेहतर है। क्योंकि ये हम इस आधार पे बोल रहे हैं क्योंकि अगर फॉरेन से बच्चा MBBS करके आता है तो यहाँ पे उसको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और उस एग्ज़ाम को लाखों बच्चे हर 6 मंथ में देते हैं और हर साल वो जुड़ते ही जाते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम को बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इससे तो पहली बात तो ये पता चलता है कि वहाँ का जो एक शिक्षा की आपने बात किया वो वहाँ पे वीक है इन कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया में स्ट्रांग है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि लोग इसलिए भी जाते हैं कि लोग कहते हैं वहाँ टहलने घूमने के उद्देश्य से जाते हैं कि फ़ॉरेन घूम लेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं कि मैं इंडिया से नहीं, मैं फ़ॉरेन से MBBS करूँगा, फिर वहाँ की नागरिकता प्राप्त करूँगा, फिर मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊँगा। हो सकता है कुछ लोग इस भावना को लेके वहाँ जाते हों, वहाँ जुड़ते हों और वहाँ से करने की कोशिश करते हो, लेकिन ज़्यादातर जो मुद्दा ये रहता है कि बच्चे जो है क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर थोड़े से ही मार्क्स ले आ पाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ईजिली वे में सीट नहीं पा पाते। क्योंकि यहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेज की अगर बात किया जाए तो उसकी भी सीट यहाँ पे कम है, तो यहाँ भी प्राइवेट में भी वो एडमिशन नहीं पा पाते हैं, तो लास्ट में उनके पास कोई और मुद्दा बचता नहीं, इसलिए वो फॉरेन जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। प्रवीण जी, बच्चे वहाँ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जो अभिभावक हैं वो सीधे वहाँ के संपर्क में आ जाते हैं। यहाँ से भारत से यूक्रेन में, चीन में, रूस में या नेपाल में भारतीय बच्चों को उन देशों के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती कराने वालों का एक बड़ा नेक्सस भी काम करता है, एक बड़ा रैकेट काम करता है, जो इस संकट के समय परिदृश्य से गायब है। उनके बारे में थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो तो बताएं। देखें, थोड़ा सा उनके लिए मेरे हिसाब से रैकेट कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक चैनल थ्रू होता है। जैसे हमारे पास एक मीडिएटर होता है जो कि हमको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता है। इंट्रोड्यूस कराने में जैसे आजकल आप देखें, पहले तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग के शहर में भी हमने इस बात को इसलिए कहा कि जो बच्चे वहाँ फंसे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालकर
इस बात को लगातार कहते रहे कि हमारे एजेंट्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरा मेडिकल में एडमिशन कराया, वो अब संकट के समय गायब हो गए। इसलिए मैंने कहा वो नेक्सस, वो रैकेट। ठीक है, देखिए सर, उसमें क्या होता है कि जब भी कोई एक मीडिएटर होता है, कोई भी मीडिएटर होता है, जैसे मीडिएशन सेंटर पहले इलाहाबाद में बहुत चलते थे, अब चूंकि हम ऑनलाइन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं, इस वजह से उनकी संख्या कम है, लेकिन अभी भी हैं। तो वो क्या करते हैं सर, देखिए वो पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल जॉब करते हैं कि आपको एक जगह पहुंचा देते हैं, ठीक, वहाँ पर इवन कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कंट्री कोई प्रॉब्लम कर रही हो, मान लीजिए कि आपने हमको किसी के यहाँ भेजा, हम कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं तो आप हमको बात कर रहे हैं, अब हम तो आपके थ्रू पे आए, अब आपके यहाँ कोई पड़ोसी लड़ाई कर रहा है तो आप उसमें हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। जो वहाँ पर है बंदा सर, वो इटसेल्फ वो खुद ही हेल्पलेस है, वो इस वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब इस चीज़ को हम लोग सही कैसे कर सकते हैं? सही हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं कि अपने यहाँ, जैसे हमारा बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने, हम इसी चीज़ में अगर हम मेडिकल सीट्स को बढ़ा दें और थोड़ा सा, इवन गवर्नमेंट की भी फीस इतनी हाई है सर कि हमारे पास, हम लोग टीचर हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चा मेरिट में आ गया, मेरिट जो हमारे पास 90,000 सीट है उसमें भी आ गया, इवन गार्जियन फिर भी फीस नहीं भर पा रहा है सर। 25 लाख रुपया, मतलब 2 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेट पर मंथ का खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर रहा है उसके लिए। अब सोचिए, जो हमारे यहाँ की इनकम है सभी जानते हैं कि इतना कम है, और 2 लाख पर मंथ खर्च करना एक एवरेज, जैसे टीचर हैं भाई 50,000 रुपया महीना, गवर्नमेंट टीचर है 60-80 हज़ार रुपया कमा रहा है, अब वो 2 लाख महीना कहाँ से खर्च करेगा? और सर जब वो इतना खर्च करेगा तो फिर वो पेशेंट से वसूलेगा। दैट्स वाई कि ये पूरा साइकिल इसी वजह से चलता है, क्योंकि ये हाईली इनकम वाला बिजनेस बनता जा रहा है, तो भाई ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। आप दोनों लोगों से बातचीत करके एक बात तो ये साफ हुई कि भारत में जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ फीस देनी पड़ती है, उसके चक्कर में बच्चे वहाँ जाते हैं यूक्रेन में। यदि यहाँ सरकार फीस, जो निजी कॉलेज हैं, सरकारी की तो ठीक है, जो भी है व्यवस्था है उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है, सुधार करना चाहिए, सरकारी कॉलेजों की फ़ीस कम करनी चाहिए, लेकिन निजी कॉलेजों की फ़ीस स्ट्रक्चर पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए जिससे बच्चे वहाँ ना जाने पाएँ। एक इस पूरे दौरान में ये मुद्दा भी उभरा कि आरक्षण एक बड़ी वजह है। कर्नाटक के जिस छात्र की मौत गोली लगने से यूक्रेन में हुई, उसके पिता ने कुछ समाचार एजेंसियों से बातचीत में कहा कि हमारे बेटे की मौत गोली लगने से नहीं, बल्कि भारत में आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण हुई। अच्छा नंबर पाने के बाद भी, 97% नंबर पाने के बावजूद भारत में मेडिकल सीट उसको नहीं मिल पाई। तो ऐसा क्या है कि क्या केवल वहाँ जो आरक्षण की सुविधा से वंचित तबका है वो यूक्रेन जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आरक्षण से, सुविधा से वंचित तबका है वो यूक्रेन जाता है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता ही है, और इसकी कट ऑफ मेंटेन होती है, ठीक ठाक अच्छी कट ऑफ इसमें जो है जाती है, इस वजह से जो है, और नंबर ऑफ़ सीट कम है। देखिए, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर लें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट बहुत कम है। नंबर ऑफ़ सीट कम होने की वजह से एक ये रीज़न होता है कि नहीं हमको करना है MBBS, तो लोग उधर की तरफ जो है मूव करते हैं। और रही जहाँ तक आरक्षण की बात, तो इसमें अब देखिए, इसमें आरक्षण कई तरीके के हो गए हैं। जनरल कैंडिडेट को भी दिया जा रहा है, OBC कैंडिडेट को भी दिया जा रहा है। तो आरक्षण तो मुद्दा मेरे ख्याल से ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि आरक्षण कोई मुद्दा है। यहाँ एक शहर के बहुत सुपरिचित डॉक्टर हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि भाई आप सब बच्चों को जो वहाँ जा रहे हैं उनको दोष दे रहे हैं कि वो बच्चे यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनको वहाँ जाना पड़ता है। जो अच्छे बच्चे हैं वो यहाँ पर प्रवेश पा लेते हैं, नीट में, मेडिकल में उनको सीटें मिल जाती हैं, लेकिन आरक्षण के कारण ही दूसरे तबके को आप दोष नहीं दे रहे हैं जो कम नंबर पाने के बावजूद मेडिकल की अच्छे कॉलेजों में सीटें पा लेता है। सवर्ण के बच्चे, या कह लीजिए जो आरक्षण से वंचित तबका है, उनके बच्चे अच्छे नंबर पाने के बावजूद अपने ही एक दूसरे साथियों से जो आरक्षण का लाभ उठाते हैं वो कम नंबर पाके भी प्रवेश पा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आरक्षण एक बीमारी है जिसकी वजह से जो अच्छे बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा 90 नंबर पा करके भी यहाँ सीट नहीं पा रहा है
और दूसरा बच्चा 40 नंबर पाके भी सीट पा रहा है, तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। आपने क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई की, मेडिकल की तैयारी की, आपने मेडिकल में एडमिशन लिया, नहीं आपने आगे किया, ये अलग मसला है। तो क्या ऐसा है क्या कि जो कम नंबर पाते हैं वो बच्चे यहाँ पा जाते हैं सीट, और जो ज़्यादा नंबर पाते हैं वो भी सीट नहीं पाते, उनको भागना पड़ता है? देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो 50% का अंतर नहीं होता है। अंतर कुछ ही मार्क्स के होते हैं जनरल और ओबीसी में, या कह लीजिए कि कुछ 1 या 2 नंबर के होते हैं। तो मैं ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो देखिए, वो संविधान है, वो बना हुआ है, वो चीज़ें हैं। आपकी बात सही है कि हाँ, इस वजह से लोग नहीं पा पाते हैं, लेकिन उनको सीट पानी चाहिए, वो उसके लायक हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा अब मेडिकल के सीट के लिए नहीं रह गई। उसका रीज़न ये है कि जब से ईडब्ल्यूएस आ गया है, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जनरल और ओबीसी ये दोनों बराबर हो गए हैं। रही एससी कैटेगरी की बात, तो उनकी कट ऑफ में अंतर है थोड़ा सा, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की चीज़ें उठी हैं सोशल मीडिया पे, तो वो उनके अपने विचारधारा हैं। मेरे विचार से तो ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी कि ये कोई बहुत बड़ा विशेष मुद्दा मैं नहीं मानता हूँ जनरल और ओबीसी को अगर देखा जाए तो। प्रवीण जी, ठीक, जब ये बातें हो रही हैं तो एक मसला ये भी आता है कि क्या सुधार क्या होना चाहिए जिससे बच्चों को वहाँ ना जाना पड़े, जो भारत में एडमिशन लेना चाहते हैं। यूक्रेन अपनी मर्जी से जाते नहीं, मजबूरी में अभिभावकों को वहाँ भेजना पड़ता है। तो ऐसी क्या सुधार किया जाए? आप कभी क्या सोचा आपने कि ऐसा भारत में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में क्या सुधार हो जिससे उन बच्चों को वहाँ ना जाना पड़े, अपने देश में ही वह मेडिकल की पढ़ाई कर सकें और देश में अपना योगदान दे सकें? ठीक, बिल्कुल। एक निवेदन है मेरा आप नेशनल व्हील्स के माध्यम से, जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी सरकार के लोग सुन रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कोई भी जब सडन, जैसा भी कोविड हुआ, इवन हमारे पास मेडिकल स्टाफ या जो भी हम लोग के स्टूडेंट रहे हैं, कुछ जो डॉक्टर हैं, बोलते सर अपने पास टाइम नहीं, मीन्स हमारे पास डॉक्टर्स की कमी तो है। अब अगर हम उनको बाहर भेजते हैं, भेजता क्यों है, जो आपने बोला एकदम वैलिड पॉइंट है कि भेजना तो जनरली नहीं चाहता है आदमी, 1% 2% कोई होगा जो भेजना चाहता है। उसके लिए जो हम सुधार कर सकते हैं, सबसे पहला जो हमको सर सुधार करना चाहिए कि हमारे पास सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक। दूसरा, जब हम गवर्नमेंट की कॉलेज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के सर फीसेस और भी ज़्यादा रिड्यूस होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब 25 देगा तो प्राइवेट को सर आप 4 गुना 5 गुना लेने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो सर हमारे टैक्सेस से चल रहा। अब उसको भी हम 25 लाख फीस दे रहे हैं सर। अगर हम लोग अपने खुद की बात करें सर, तो अगर मेरा बच्चा मेडिकल क्वालिफाई करे, ठीक, कोई बच्चा बोले कि सर ठीक है मेडिकल क्वालिफाई है, 25 लाख चाहिए उसको, कहाँ से पाएगा वो? ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो सुधार कर सकते हैं सर, पहला तो मेडिकल सीट श्योर बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा, जो फीस स्ट्रक्चर है उसको ज़रूर रिड्यूस करना चाहिए। तीसरा, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा भी हुआ कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए सर हमको डायरेक्ट जो कास्ट वाइज ये आरक्षण है, ये नहीं होना चाहिए डायरेक्टली कि हाँ भैया इसके आधार पे है या इसके आधार पे भी है तो चलेगा। अगर मान लेते हैं हमारे फादर को मिल चुका है तो फिर उस फैमिली को फिर नहीं मिलना चाहिए। कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अब हम सक्षम हैं, अब अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पढ़ हैं, तो फिर उसका आरक्षण नहीं होना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं आरक्षण जाति आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जिसे जिस भी वर्ग का गरीब बच्चा हो उसको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार से आर्थिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छी कोचिंग मिलनी चाहिए, जिससे वो आगे पढ़ सके, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके और अच्छे से नंबर ला सके। केवल आरक्षण से अच्छा नंबर नहीं आता है। उसके लिए हम लोग क्या आनंद जी, आप क्या? जी, मैं प्रवीण सर के बात से सहमत हूँ। मुझे इनका ये सेंटेंस अच्छा लगा। इन्होंने सही कहा कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, अगर हम करना चाहते हैं या आरक्षण देना चाहते हैं, तो अगर हम उनको दें तो ये बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रहेंगे इजली वे में, उन्हें आसानी से सीट मिल जाएगी और हर परिवार का जो एक है चीज़ें वो चलती रहेंगी, वो मेंटेन रहेंगी। ये बात सही है कि सरकार ने एक सुविधा दी है। जो बच्चे यूक्रेन से लौट रहे हैं उनको कहा है एनएमसी ने कि इंटर्न कराने की सुविधा यहाँ दी जाएगी, यानी जिन बच्चों को बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़ रहा है,
उनको सबको यहाँ पर निजी मेडिकल कॉलेजों में से भी बातचीत करके सुविधा देगी, सरकारी कॉलेजों में भी इंटर्न की सुविधा देगी। लेकिन उसके पहले उन बच्चों को एक परीक्षा जो विदेश से पढ़कर आने वाले बच्चों को सबको देनी पड़ती है, उनको देनी पड़ेगी। ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो जितने बच्चे पढ़कर आते हैं उनमें से बड़ी संख्या है, करीब 75-80% बच्चे हैं जो परीक्षा पास नहीं कर पाते। तो अगर वो परीक्षा का प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया तो बाकी बच्चों का क्या होगा, उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो देखिए, ये गवर्नमेंट की चीज़ें जो हैं ये सही हैं, क्योंकि लोग बाहर से पढ़ाई करके आ रहे हैं। अगर वो क्या पढ़े हैं वहाँ पे, कैसे पढ़े हैं, कैसी उनकी तैयारी है, अगर यहाँ पे सीधा प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाएगा तो वहाँ से चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हमको पेशेंट को देखना है। अब हमको कितना नॉलेज है, अगर हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको नॉलेज नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट का जो ये चीज़ें हैं ये बेहतर है और ये अच्छा है। इसको मेरे हिसाब से मैं इसको बेहतर मानता हूँ कि वहाँ से आने के बाद आप फ़ॉरेन के किसी भी कंट्री से आप MBBS करके आ रहे हैं और यहाँ पे आप आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको डिग्री नहीं देंगे या हम आपको प्रैक्टिस के लिए आगे नहीं पढ़ाएंगे। ये तो सही है। प्रवीण तिवारी जी और आनंद देव मिश्रा जी, आप दोनों लोगों का नेशनल व्हील्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप दोनों लोगों ने इस गंभीर मुद्दे पर तमाम अपने तर्कों के साथ बातों को साफ करने की कोशिश की है कि केवल आरक्षण ही समस्या की जड़ नहीं है, फीस भी एक समस्या है। जो सीटें हैं, कम सीटें हैं, वो भी एक समस्या है। तो आप दोनों लोगों ने मिलकर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की है। नेशनल व्हील्स मीडिया के जो भी दर्शक वीडियो को देखें, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।